हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो अब तक हमने जो जून मंथ की करंट मैगजीन स्टार्ट की थी डिस्कशन का, विजन आईएएस मंथली मैगजीन को, उसी सीरीज में आज हम जो साइंस एंड टेक पार्ट है उसको आज देखेंगे। उसमें हम जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करेंगे, वही चीजें देखेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, और उन चीजों को स्किप करते जाएंगे जो अननेसेसरी हमारे एग्जाम से रिलेटेड, उनका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है सच। और इसके लिए मैंने पीवाईक्यूज को ध्यान में रखा है, साथ ही साथ ये भी कि इनका रेलेवेंस क्या एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, जो हमारे मेंस के टॉपिक जो मेंशन किए गए सिलेबस में, उनसे भी इसको कोरिलेशन करके देखा जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज हैज टू बी देयर विल बी अ कॉन्फ्रेंसिव डिस्कशन अबाउट इट। सो वही चीजें पढ़ेंगे जो कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो, पर प्लस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो मेंस पर्सपेक्टिव एज सच वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट राइट नाउ, कि जो पॉइंट्स होते हैं जैसे प्रोज हो गया, कॉन्स हो गया, बेनिफिट्स, चैलेंजेस, ये सच वो इतना डिटेल हम नहीं जा रहे, बिकॉज मेंस मेंस प्रीलिम्स के बाद होगा। अगर आप प्रीलिम्स से क्लियर नहीं कर पाएंगे तो देन हाउ यू कैन थिंक अबाउट मेंस, राइट? दैट इज समथिंग आई एम दैट काइंड ऑफ माइंडसेट आई एम हैविंग राइट नाउ। So that is something I wanted to talk about. So without wasting time, let's start. तो देखो, साइंस एंड टेक का सबसे फर्स्ट जो टॉपिक हमारे कंटेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। देखो, यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, जो 2025 है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तौर पे देखा है। जैसे 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ बिलियर्ड्स के रूप में देखा गया था, उसको सेलिब्रेट किया गया डेजिग्नेटेड उस सेम वे में। तो सबसे पहले देखो, जर्मन जो हमारे फिजिक्स थे वर्नर हेसेनबर्ग, उन्होंने फेमस पब्लिक जो पेपर पब्लिश किया क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। तो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, इसमें क्या होता है कि जो कुछ बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स, बेसिकली जो एटम्स के जैसे एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इवन जो सब पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं बेसिकली, वो एक साथ क्या करते हैं, मतलब वेव के रूप में भी वेव के रूप में भी वो करते हैं, एक करते हैं, और साथ में साथ मैटर के फॉर्म में भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैटर और पार्टिकल दोनों फॉर्म में, मैटर या वेव दोनों के फॉर्म में वो एक्ट करते हैं बेसिकली। और जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो क्वांटम साइंस की, वो है क्यूबिट, ठीक है। तो ये यूपीएससी में जो आपका प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा इससे रिलेटेड, और ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। ओके, अब रिसेंटली क्या, मतलब 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्वांटम साइंस पे फोकस करने का मतलब काफी वो किया, ठीक है। तो उन्होंने नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च किया, जिसमें आर&डी का जो हमारा क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी ज्यादा आर&डी वाइड स्केल पे किया जाएगा, ठीक है। तो ये समथिंग है। रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट है, देखो इंडिया में आपको पता ही है 0.64% जीडीपी हम खर्च करते हैं, जबकि चाइना जैसी कंट्रीज में 2 to 4%, जापान में भी काफी ज्यादा है, साउथ कोरिया में काफी ज्यादा है, तो इवन अमेरिका में बहुत ज्यादा आर&डी पे खर्च किया जाता है। बट एक हमारे जो प्राइवेट जो आपका जो आर&डी में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। जैसे इंडिया में प्राइवेट सेक्टर वो मतलब 40% से कम ही कंट्रीब्यूट करता है, जबकि अदर कंट्रीज जैसे डेवलप हुए सेम, मतलब मोस्ट ऑफ जो रिसर्च एंड होता है, आर&डी होती है, वो होती है प्राइवेट सेक्टर द्वारा, ठीक है। प्राइवेट प्लेयर्स करते हैं बेसिकली, जैसे स्पेस हो गया आपका, जो आपका इलोन मस्क का है, ठीक है। तो वो काफी ज्यादा क्या करते हैं, आर&डी में स्पेंड करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बनाने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली टीसीएस और आईआईटी बॉम्बे का कोलैबोरेशन के थ्रू होगा। इसमें होगा क्या कि ये जो आपका सेमीकंडक्टर चिप होती है, उनकी अच्छे से जो इमेजिंग है उसके लिए एडवांस सेंसिंग टूल बनाया जाएगा, ठीक है। तो मतलब उनकी क्वालिटी अच्छे से इंश्योर करने के लिए सब कुछ देखा जाएगा कि उनमें क्या है कि डिफेक्ट्स कुछ हो, अगर मतलब माइक्रोचिप्स में सेमीकंडक्टर से बनी हुई, तो उसको अच्छे से स्कैन किया जा सके, उसके डिफेक्ट्स को दूर किया जा सके। दैट इज समथिंग इज अबाउट, ठीक है। और देखो, क्वांटम साइंस इतना ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ। देखो, क्वांटम साइंस अगर आप पढ़ने जाओगे, इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, जो आपका कन्वेंशनल या जो क्लासिकल फिजिक्स है उससे बिल्कुल ही अलग बिहेवियर करता है, ठीक है, जो हमारा ये क्वांटम साइंस है। तो इट्स अ वेरी वेरी समथिंग। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, सुपरपोजिशन और इंटरकंगमेंट। सुपरपोजिशन में क्या होता है कि एक टाइम पे वो बाइनरी चीजें दिखा सकता है, 0 और 1 कोड दिखा सकता है, मतलब एक साथ। जैसे आप सिक्के को उछालते हो तो क्या होता है, जनरली यही पॉसिबिलिटी थी, या तो हेड आएगा टेल आएगा,
बट इन द टर्म्स ऑफ क्वांटम साइंस वो एक साथ दो चीजें भी कर सकता है, हेड और टेल एक साथ। दैट इज समथिंग। और एक इंटेंगलमेंट होता है जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटेंगल हो जाते हैं, उनका डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं। अगर आप एक पार्टिकल के साथ कुछ किया जाएगा मतलब एक्शन, तो उसका इफेक्ट सेम इफेक्ट दूसरे पार्टिकल से जो इंटेंगल है कितना भी, इवन अगर दूसरे गैलेक्सी के ऊपर भी है, जैसे हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, अगर किसी दूसरे गैलेक्सी के ऊपर वो पार्टिकल है ना, तो उसका रिएक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो हमें नहीं पता हम खुद भी इंटेंगल है या नहीं है। सो दैट इज समथिंग, अभी डिस्कवरी चल रही है इस फील्ड में, काफी ज्यादा R&D हो रहा है, तो इट इज समथिंग वी हैव टू डिस्कस। अब नेक्स्ट आउटर स्पेस गवर्नेंस से रिलेटेड है चैप्टर, मतलब टॉपिक है वो। अभी रिसेंटली क्या हुआ, आर्मेनिया, देखो आर्मेनिया अजरबैजान आपको पता होगा। आर्मेनिया बेसिकली क्रिश्चियन नेशन है बेसिकली। जो अजरबैजान बेसिकली मेजोरिटी उनकी क्या मुस्लिम पॉपुलेशन है, आर्मेनिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन क्रिश्चियन है बेसिकली। तो ये समथिंग है। तो इन्होंने क्या किया, जो उनका जो अभी आपको पता ही होगा, उनपे नागोर्नो कराबाख रीजन पे उनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ठीक है, आपको इतना तो मतलब ऑब्वियसली पढ़ा ही होगा आपने। तो उन्होंने क्या किया कि नासा के जो आर्टेमिस्टिक अकॉर्ड्स हैं उन्होंने साइन किया 43rd नेशन के फॉर्म में। आर्टेमिस्टिक अकॉर्ड्स कहते हैं कि एक्चुअली में ये नासा ने 2020 में डेवलप किए थे। इसमें क्या है कि ये चाहता है कि मतलब स्पेस में क्या मतलब अच्छे से कोऑपरेशन हो, पीसफुल कोऑपरेशन हो। यहाँ पे एक काइंड ऑफ जो मिलिट्री वेलफेयर जैसा कुछ, मतलब वॉरफेयर जैसा कुछ ना हो। तो ये नॉन बाइंडिंग प्रिंसिपल्स है दो, मतलब बाइंडिंग नहीं है कि ऐसा मानना पड़ेगा, बट तो जो आपका स्पेस के जो कॉस्मेटिक जो चीजें होती है उनके ऊपर क्या है, पीसफुल परचेस से आप एक्सप्लोर कर सको। तो ये उनका ट्रांसपेरेंट सस्टेनेबल जो भी है, ये उनका मिशन है। तो ये आप याद रख, इंडिया आर्टेमिस्टिक जो अकॉर्ड है उसका क्या सिग्नेटरी है, तो याद रख सकना, याद रखना है आपको। अब आउटर गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ ट्रीटीज काफी इंपोर्टेंट है, जैसे आउटर स्पेस ट्रीटी है 1969 की, ये सबसे इंपोर्टेंट ट्रीटी है। ये सारे प्रिंसिपल बताती है कि भाई आपको एक्सप्लोर कैसे करना है, आउटर स्पेस का यूज कैसे करना है, ये सब बताती है। और इसके साथ रेशियो एग्रीमेंट 1968 भी है, 1968। उसके बाद लाइबिलिटी कन्वेंशन 1972, ठीक है। तो अगर कुछ किसी स्पेस ऑब्जेक्ट से कुछ डैमेज हुआ है यूनिवर्स में, तो उसको उसका सिस्टम कैसे होगा, लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी, ये उसके बारे में बताया गया है। रेस्क्यू कैसे करना है इससे रिलेटेड है, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स का। जैसे भी सुनीता और विलियम्स और यहाँ पे फंस गए, आपको पता होगा, तो वो भी न्यूज में। तो उससे रिलेटेड एग्रीमेंट क्या है, रेस्क्यू एग्रीमेंट 1968 का है। रजिस्ट्रेशन भाई किसने लॉन्च किया सैटेलाइट वगैरह, तो उससे रिलेटेड है। मून एग्रीमेंट, मून पे क्या आप एक्टिविटी कर सकते हो, तो उससे रिलेटेड है। इंडिया मून एग्रीमेंट को छोड़ के और बाकी सभी टीटी ने मतलब देखो, इंडिया सिग्नेटरी तो सभी ट्रीटीज का है, आउटर सारे ट्रीटीज का, बट इसने मून एग्रीमेंट 1979 को उसको रेटिफाई नहीं किया है। तो ये हमारे लिए एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। तो मून एग्रीमेंट को इन्होंने, इंडिया ने क्या नहीं है, रेटिफाई नहीं किया, बस साइन सिग्नेटरी तो है बट रेटिफाई नहीं किया, याद रख सकते हैं। वही हमारे काम का नहीं है सर, इसको स्किप कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका ट्रांसफेट एलिमिनेशन। देखो काफी टाइम से WHO क्या कर रहा है, उसका एक ही मतलब ये काफी ज्यादा इस फील्ड में काम कर रहा है कि ये जो ट्रांसफेट जो है आपका, वो ग्लोबल चेन सप्लाई चेन से क्या हो जाए, इसको निकाल दिया जाए बाहर। क्योंकि जो ट्रांसफेट काफी ज्यादा क्या है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, बिकॉज ये जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल उसको कम करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ठीक है। तो इसलिए रिपोर्ट वगैरह आई है। इंडिया भी इस फॉर्म में काफी ज्यादा एम्बिशियस काम कर रहा है। तो अभी देखो ये मैंने बोल दिया, इसका पर्पस था कि 2023 तक उसको ट्रांसफेट को ग्लोबल सप्लाई चेन से इसको बाहर निकाल दिया जाए, बट इट्स नॉट हैज बीन रियलाइज्ड नाउ, पूरा नहीं हो चुका है गोल। तो वैसे हम पढ़ते हैं, पहले सबसे पहले फैट्स पढ़ते हैं, तो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फैट्स क्या होते हैं, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रांसफेट इसमें का क्या रोल है, ठीक है। तो बेसिकली एक्चुअली में होता क्या है, फैट्स क्या होते हैं, देखो फैट्स होते हैं आपके जो एनर्जी स्टोरेज, एक तरह से एनर्जी स्टोर करते हैं, ठीक है। जो हमारी एक्सेसिव एनर्जी होती है, जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, हमने खाना, देखो हमें सपोज करो बॉडी की जरूरत है हमें 500 कैलोरी की, सपोज करिए 500 कैलोरी की जरूरत है, और हमने खाना खा लिया 700 कैलोरी, राइट, 700 कैलोरी का हमने फूड कंज्यूम किया। तो जो आपका क्या बोल सकते हैं 200, देखो ये जो 500 कैलोरी वो रेगुलर हमारे बॉडी को फंक्शन करने की जरूरत होगी, सपोज करिए
तो जो 200 एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो कहाँ स्टोर होगी, वो आपकी होंगी फैट्स के फॉर्म में स्टोर होगी। जब आप मतलब आप खाना नहीं खाओगे, सपोज करिए ये लगातार स्टोर होती जाएगी, तो मान लीजिए आपके पास 2000 कैलोरीज है स्टोर एज ए फैट, तो आप अगर 5, 7, 10 दिन तक खाना भी नहीं खाओगे ना, तो आपकी बॉडी जो फैट है वहां से एनर्जी को कंज्यूम करता जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ सिस्टम है। तो अब देखो फैट्स भी दो तरह के होते हैं बेसिकली, ये देखो, हाँ ये भी पता होना चाहिए फैट्स क्या होते हैं, लिपिड होते हैं। लिपिड एक बड़ा ग्रुप होता है जिसके अंदर फैट्स भी आते हैं, तो इतना याद रख सकते हैं। अभी अपन और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो फैट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है गुड फैट, एक होता है बैड फैट। तो फैट्स का बेसिकली टाइप्स है 2 टाइप्स, एक होता है सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, अब सैचुरेटेड फैट में क्या होता है, ये जो कार्बन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, मतलब ये एकदम कॉम्प्लेक्स एकदम बंद हो जाता है, इसके पास हाइड्रोजन के जुड़ने का कोई अदर चांस नहीं होता फिर से जुड़ने का, मतलब ये पूरा एकदम जो आपका मॉलिक्यूल है एकदम क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो दैट्स इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड फैट। ये सॉलिड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं सभी, मतलब ये जो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है वो इन सब में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। याद रख सकते इतना सा, इसका सिंगल से याद रख सकते हैं, और इसका सॉलिड, सॉलिड होता है सिंगल होता है, सिंगल बॉन्ड याद रखना है। ये बेल कोलेस्ट्रॉल होता है, जो भी सैचुरेटेड आपका फैट होता है वो क्या होता है, बेड होता है, बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। सॉलिड ऑब्वियसली बता ही दिया। घी हम जो यूज करते हैं घी, वो क्या होता है, सैचुरेटेड फैट का एग्जांपल है। एक होता है आपका अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट में जो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, जो केमिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट है उन्हें पता होगा ये सब। ठीक है, ऑब्वियसली पता ही है। अब जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ा उनको पता है सिंस और ट्रांस क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली सिंस और ट्रांस क्या होता है, जहाँ हाइड्रोजन मतलब एक ही साइड में हो जाए दोनों, जैसे ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे एक ही साइड में। ठीक है, तो इसको बोलेंगे आपका सिस बोलेंगे। ठीक है, जबकि अगर हाइड्रोजन और देखो एक साइड, 1 सेकेंड, जैसे ये हाइड्रोजन है और एक साइड ये हाइड्रोजन है, तो इसको बोलेंगे ट्रांस। तो ये एक तरह से होता है, तो इसको सिस और ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, तो आपको मैं मॉलिक्यूल इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ ट्रांस का कैसे होता है। ये देखो ट्रांस है, तो इसमें देखो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, जबकि सिस में क्या होता है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स यहाँ होते हैं। ठीक है, एक साइड में होते हैं। तो याद रख सकते हैं, वो भी कब, जब दोनों के बीच जब दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, तो उनके एडजेसेंट जो हाइड्रोजन होते हैं उनकी पोजीशन डिपेंड होती है कि ये ट्रांसपेरेंट है या अदर कोई आपका अनसैचुरेटेड फैट है। राइट, तो ये हो गया। अब सिस फैट जो होते हैं, जैसे मैंने बता दिया डबल बॉन्ड होता है उनके बीच, कार्बन कार्बन के बीच। इस सिस में भी 2 टाइप्स के होते हैं, मोनो सिस होता है, एक होता है पॉली। ठीक है, अब जो ट्रांस फैट होता है वो वर्स्ट फैट होता है, मतलब बॉडी के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल अगर कोई फैट है तो ट्रांस फैट होता है। दैट्स व्हाई WHO क्या बोल रहा है कि इसको एलिमिनेट कर दिया जाए आपकी ग्लोबल चेन सप्लाई से। दैट इज समथिंग। अब मोनोफैट में क्या होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट और फैटी एसिड एक ही होता है। ठीक, इसलिए इसे मूफा भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, सिंगल डबल बॉन्ड होता है, मतलब देखो जैसे कार्बन कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन कार्बन है, इनके बीच क्या होता है, ये बॉन्ड होता है। ठीक है, और एक एक हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, लग गया इनके आसपास, क्योंकि इसी से तो एक जगह लगेगा दोनों का। ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब मोनो में क्या होगा, ये कार्बन बॉन्ड एक ही होगा। ठीक है, जबकि जो पोली होगा उसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बॉन्ड क्या होंगे, काफी एक मतलब एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये बॉडी में जो आपका मूफा है, जिसे मूफा बोलते हैं, ये गुड हेल्पफुल होता है, काफी ज्यादा बॉडी के लिए अच्छा है ये अनसैचुरेटेड मूफा। ठीक है, ये बॉडी में बन सकता है खुद भी। आप अगर एमसीक्यू पूछ लें कि मूफा जो आप मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो बॉडी में सिंथेसाइज हो सकता है कि बन सकता है कि, हाँ तो बॉडी में बन सकता है। बेसिकली ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको बढ़ाता है, कम को जो बेड कोलेस्ट्रॉल उसको कम करता है। देखें कोलेस्ट्रॉल का बेड और गुड क्या होते हैं। इसके साथ ही पॉली जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसे फूफा बोलते हैं, आप फूफा से याद रख सकते हो, फूफा फूफा। ठीक है, ऐसे तो ऑल दी फूफा मतलब उनकी इमेज इतनी अच्छी नहीं होती है, बट फिर आप फूफा याद रखो फिर। ठीक है, देखो इसमें मल्टीपल डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन में। ठीक है, अलग अलग मतलब काफी कार्बन के बीच डबल डबल बॉन्ड होते हैं। ये बॉडी में नहीं बन सकता, इसलिए इसको बाहर से लेना पड़ता है। जो ओमेगा 3 है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है, मूफा आपका क्या बोलते हैं, जिसे आप लेके ले सकते हो। ठीक है, तो ये याद इतना रख सकते हैं। अब ट्रांसफैट देखो, ये हमारा जो आज का यहाँ से मैगजीन में ये दे रखा है इसके बारे में अच्छे से। तो देखो ट्रांसफैट
एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4-5 साल से ये न्यूज में है, ठीक है। तो हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछ लें। तो देखो इससे नेचुरल भी पाया जाता है, और क्या होता है, प्रोसेस्ड वेजिटेबल ऑयल है उससे भी बनता है, मतलब बेसिकली एक तो नेचुरल एक आर्टिफिशियल दोनों तरीके से बन सकता है। एनिमल बेस्ड जो फैट होता है वो नेचुरल उनमें जनरली जैसे बीफ वगैरह होता है उनमें मतलब इतना कम मतलब ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता, बट हाँ ट्रांस फैट उसमें भी पाया जाता है। तो इसे बनता कैसे है? तो बेसिकली जो वेजिटेबल ऑयल से, जैसे आपका सोयाबीन हो गया, मस्टर्ड हो गया, जो आपका है ना, इन सब का जो है ना, तो उनका हाइड्रोजनेशन किया जाता है, मतलब इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन ऐड हो जाता है ना, तो उनका जो बॉन्ड है वो बॉन्ड चेंज होता है, इसका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है। फिर क्या होता है, जो आपका वेजिटेबल ऑयल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है वो क्या बन जाता है, आपका सॉलिड बन जाता है। जैसे जैसे डालडा घी आपने सुना होगा कभी अगर, ठीक है। तो जो डालडा घी होता है वो होता है आपका ट्रांसफैट होता है, बेसिकली ट्रांसफैट का एग्जांपल है, और इसे वो होता है वेजिटेबल घी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो वेजिटेबल घी में बन जाता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, देखो बैड कोलेस्ट्रॉल को तो ये बढ़ाता है जिसे एलडीएल बोलते हैं, ठीक है, और गुड कोलेस्ट्रॉल इसको कम करता है। तो बेसिकली बहुत ज्यादा नुकसानदायक है ये चीज, इससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक दोनों के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये समझ सकते हैं इतना सा। अब रेगुलेशन देखो फंसाई है जो हमारी फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है इंडिया की, जो फूड से रिलेटेड, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, उसका उसने पूरा बैन नहीं किया इसको, वो चाह रहा है कि हमारे इंडिया में 2% से कम उसकी मात्रा हो, ठीक है, बस वो भी 2023 तक, 22 तक। बेसिकली डब्ल्यूएचओ ने बोला कि 2030 तक खत्म करना है इसको, इंडिया ने बोला कि हम 1 साल पहले से खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये है, और इसके साथ ही भाई यूज क्यों करते हैं, ये भी तो हमारे भाई इतना हानिकारक है बॉडी के लिए, तो यूज क्यों करते हैं, क्योंकि चीपर मिलता है, बहुत काफी सस्ता पड़ता है, और इसमें रेगुलेशन इतने नहीं होते। तो अब समझ गए, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, जैसे हमने देखा फैट क्या है, लिपिड है, बट देखो जैसे मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे, कि मान लीजिए ये लिपिड है, ठीक है, इसमें ये फैट है, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट आ गया। अब लिपिड तो बड़ा है ना, ये जो बड़ा सर्किल लिपिड का है ये फैट है, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल खुद भी लिपिड है, तो ये कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, मान लीजिए ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो सी, ये सी है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड है बट वो फैट नहीं है, याद रखना इतना सा, ठीक है। अब सारे कोलेस्ट्रॉल बैड नहीं होते, अभी देखें गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है। देखो सबसे पहले इसका काम क्या है, हार्मोन्स को बैलेंस करना प्लस बाइल जूस को प्रोड्यूस करना, ये इसके दो मेजर फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल के। अब गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जिसकी डेंसिटी हाई होती है वो होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और ये जबकि बैड कोलेस्ट्रॉल जिसकी डेंसिटी लो होती है, ठीक है, वो बोलता है एलडीएल, उसे एलडीएल बोलते हैं, याद रखते इतना सा। अब एलडीएल जो आपका हाई डेंसिटी वाला अगर कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या करता है, एलडीएल को हटाता है। एलडीएल क्या करता है बेसिकली, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, ये इसका देखो, हाँ ये रहा, है ना। देखो ये जो हमारी वेन्स होती हैं, आर्टिलरीज होती हैं, ठीक है, ये हो गई आर्टरी जो मतलब ब्लड सप्लाई करती है आपके हार्ट में, बस इतना सा याद रख सकते हैं, जो हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है अदर बॉर्गन से आपके हार्ट तक, ठीक है, ये इसका काम है। तो होता है कि अगर एलडीएल की क्वांटिटी बढ़ती है तो एलडीएल यहाँ पे जमा होने लगता है, देखो इस साइड पे, मतलब ये वेन है सपोज करो हमारी, ये खून मतलब ये आपका ब्लड सप्लाई कर रही है। अब एलडीएल ज्यादा बढ़ेगा ना, अपन कंज्यूम करें ट्रांसपेट, तो उससे एलडीएल बढ़ेगा, एलडीएल से क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, मतलब इसकी परत आसपास ये जमती जाएगी, लेयर बनती जाएगी इसकी एलडीएल की, ठीक है। तो एक टाइम को ये ब्लॉक हो जाएगी पूरी आर्टरी, तो जो ब्लॉक होगा तो हार्ट तक वो नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो उसे हार्ट अटैक होता है फिर, ठीक है, इतना याद रख सकते हैं। अगर एलडीएल में क्या होता है, एचडीएल में, एचडीएल क्या होता है, जैसे आपका लीवर में क्या होता है, ये लीवर में आपका इकट्ठा हो जाता रहता है। एलडीएल एचडीएल क्या होता है, इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, लीवर में ये होता है, क्या होता है, इकट्ठा होता रहता है लीवर के आसपास। तो ये क्या करता है, जो एचडीएल है, जो एलडीएल है, उसको रिमूव करने का काम करता है। मतलब ये जो आपका यहाँ पे सपोज करो ये जो लगा है, मान लीजिए ये वेंस है, आर्टिलरी है, यहाँ पे एलडीएल लगा हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ चिपका हुआ है मान लीजिए, और आपने काफी ज्यादा एचडीएल कंज्यूम किया, मतलब ऐसे फूड्स कंज्यूम किए जिसमें जैसे एचडीएल आपका काफी ज्यादा बढ़ गया, तो एचडीएल क्या करेगा, जो आसपास की है ना एलडीएल, इसको रिमूव करेगा, आर्टरी को क्लियर कर देगा, तो फिर
जो ब्लड सप्लाई आराम से होगी। तो ये बेसिकली है, ठीक है। तो इतना से याद रख सकते हैं। ओके। अब हार्ट अटैक और स्ट्रोक आपने सुना, कई बार सुना होगा कि स्ट्रोक हो गया, उसको किसी को हो गया, हार्ट अटैक हो गया। तो देखो हार्ट अटैक हार्ट से रिलेटेड है, मतलब जब हार्ट में आपका ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है। देखो ब्लड और ऑक्सीजन, देखो ब्लड के साथ ही ऑक्सीजन आता है, क्योंकि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। तो दैट्स वाई जो मतलब हार्ट में अगर आपका ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है तो रीजन उसका क्या है, क्यों आर्टरी ब्लॉक होगी, जिससे हार्ट में हार्ट अटैक होता है। स्ट्रोक में क्या होता है कि जब आप ब्रेन तक, आपके ब्रेन तक क्या होता है, ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो उससे ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो इतना से याद रखना है। और ये इतना काम का नहीं, बट ठीक है। ट्राइग्लिसराइड होता है, फैट, ब्लड में फैट होता है, इसे बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, और इसकी, ठीक है। तो ये सिंपल सा वही है, आप ज्यादा कैलोरी मतलब खाना ज्यादा खा रहे हो, कैलोरी आप कम बर्न कर रहे हो, तो एक्यूमुलेट होता जाता है और आर्टरी आपसे इससे थिक होती जाती है, हार्ट अटैक के चांसेस इस पे बढ़ जाते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये जो हमने समझा वो सारी चीजें काफी ज्यादा हमारे एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। अब देखो समझना इजी, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ये हमने पढ़ लिया है कि अनसैचुरेटेड फैट्स क्या है, सैचुरेटेड फैट्स क्या, ट्रांस फैट हमने अच्छे से देख लिया। तो अब ये ट्रांस फैट देखो अच्छे से डिटेल में हमने देख लिया, राइट। अब हमारे काम का यहाँ से बहुत कम बचा है। अब ट्रांस फैट को रेगुलेट करने के लिए क्या कर रही है, मतलब बेसिकली हमारी जो एफएसआई मैंने बोला, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो वो क्या कर रही है, जो ऑयल्स और फैट्स में 2% जैसे मैंने बोला, ये 2020 तक उसको कम करने का काम कर रही है। तो रेगुलेट कर रही है, बेसिकली इंडिया में बैन नहीं है, रेगुलेशन होता है, याद रख सकते हैं। और डब्ल्यूएचओ का जो रिप्लेस प्रोग्राम है वो ट्रांस फैट को ग्लोबल सप्लाई से एलिमिनेट करने की बात करता है। रिप्लेस प्रोग्राम अगर एग्जाम में पूछ ले कि रिप्लेस प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, तो बेसिकली ये डब्ल्यूएचओ का प्रोग्राम है जो ट्रांस फैट को एलिमिनेट करना चाहता है। 2018 में लॉन्च हुआ था। तो ये बस कब तक करना है, 2025 तक, ये डब्ल्यूएचओ का मतलब उसको 70% तक कम कर देना है। तो ये मतलब बेसिकली पर्पज है इसका। तो ये हमारे काम का नहीं है, इसका क्या मीनिंग वगैरह। अब फंसाई थोड़ी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एजेंसी या स्टेट बॉडी काफी न्यूज में रहती है। ये स्टेटेड बॉडी बेसिकली स्टेटेड बॉडी होती है जो लॉ से बनती है, किसी पार्लियामेंट के एक्ट से। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट बना है 2006 में, उससे बनी है। अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आती है उसके अंदर। तो याद रखना ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर के अंदर नहीं आती, मिनिस्ट्री ऑफ जो फूड जिसमें बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो उसमें अंडर नहीं आती, याद रखना, ठीक है। तो हेल्थ के अंदर आती है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर। इसमें कंपोजिशन क्या है, एक चेयरपर्सन होते हैं, 22 मेंबर्स होते हैं। 22 मेंबर्स जो होते हैं उनमें से 1/3 वुमेन होनी चाहिए बेसिकली। तो ये है कुछ इनिशिएटिव, जैसे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स अलग अलग स्टेट्स में, और फूड का हमारे इंडिया में क्या क्या परफॉर्मेंस है उस पर निकालती है। और लीड राइट स्टेशन सर्टिफिकेट है, तो अच्छी हैबिट्स को बताती रहती है टाइम टू टाइम अपनी जो उस पे होम वेबसाइट में। तो ये पॉलीसैचुरेटेड एसिड इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, एनटीडी, ठीक है, एनटीडी। तो कितना एनटीडीएस याद रख सकते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला, अभी रिपोर्ट निकाली है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज 2024 पे। अब चैड जो कि सेंट्रल अफ्रीका में पड़ता है, बेसिकली जो आपका ये सहेल रीजन, जैसे हमने पढ़ा था सहेल रीजन के बारे में, उसका जो सदर्न मोस्ट पार्ट है वो सहेल रीजन में आता है, बाकी इसका रीजन मतलब कंट्री वो सारा रीजन में आता है, सारा डेजर्ट में। तो चैड फर्स्ट कंट्री बना है आपका वर्ल्ड का जिसने एनटीएस को उसको एक कर दिया, एक जो एनटीए नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज उसको एलिमिनेट कर दिया है स्लीपिंग सिकनेस के थ्रू, जो आपका है ट्राइपनोसोमियासिस, इसको इन्होंने कर दिया है, एलिमिनेट किया है। जो गैम्बियन ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपन, इसको एलिमिनेट कर दिया पूरा। तो ये होता है। अब बेसिकली होता क्या है कि देखो बेसिकली जैसे ये आपका हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इस रीजन में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, ये ट्रॉपिकल नेग्लेक्टेड डिजीज पाई जाती है, जैसे इंडिया हो गया। जबकि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जैसे स्पेशली जो आपका यूरोप है और नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, तो इसमें कौन कौन था, एशिया आता है, अफ्रीका आता है,
और लैटिन अमेरिका आता है। तो बेसिकली 3 कंट्रीज इसमें ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, जो सबसे ज्यादा मतलब पूर्व पे ग्लोबल साउथ का भी पार्ट है वैसे, और यहाँ पे जो ट्रॉपिकल डिजीज है उनमें सबसे ज्यादा होती है, जिससे एवरी ईयर बहुत ज्यादा हम डेथ हमें देखने को मिलती है इन कंट्रीज में। ठीक है, इतना से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली होता क्यों है ट्रॉपिकल डिजीज? इसका एक मेजर रीजन ये है कि हमारे पास जो ट्रॉपिकल कंट्रीज, उनमें जो कंट्रीज हैं उनके पास एक अच्छा वाटर नहीं है, मतलब पोर्टेबल वाटर नहीं है, सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं, हाइजीन अच्छे से नहीं होता है, तो उससे काफी ज्यादा होता है। और बेसिकली ये सब कुछ है। इसके साथ ही इंडिया में सिचुएशन ये है कि 40% पीपल है वो मतलब एनटीडी से रिलेटेड उनको इंटरवेंशन चाहिए, जो कि वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। इंडिया ने अब तक मतलब 2 डिजीज को इंडिया एलिमिनेट कर चुका बेसिकली। एक गिनी वॉर्म डिजीज 2002 में किया, 2000 में, और यॉल्स 2016 में इसको फ्री कर दिया। इंडिया ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया आपका WHO ने इंडिया से रिलेटेड। अब इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट बर्डन ऑफ द एटलीस्ट 10 मेजर डिजीज का है, एंटीडीज का है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा ऑब्वियस है, तो हो गई। एक हुफूम हो गया, डेंगू हो गया, डेंगू तो आप देखते ही हैं हम, लिपथेटिक फिलेरिस हो गया, लेप्रोसी हो गया, कालाजार आपने सुना ही होगा, रेबीज जो कुत्ते काटने से होता है, अक्रेज, ऑटोमेनी, ये सब कुछ है। ठीक है, तो ये डिजीज है 10 अराउंड सबसे ज्यादा बर्डन होता है। जो ये देखो ट्रॉपिकल जो आपका नेग्लेक्ट डिजीज है उनमें है ना, ये कुछ जो मतलब फेमस है, जैसे गिनी वॉर्म डिजीज जो इंडिया उनको फ्री कर चुका है, इंडिया फ्री है इससे, मतलब इंडिया में भी ये नहीं होता है। प्रोटोजोआ से रिलेटेड है, उसमें लेमनेस, ह्यूमन अफ्रीकन जो आपको बोलते हैं ट्राइसोमोनेस, जिसे चेद ने क्या किया, उसको फ्री कर दिया, एलिमिनेट कर दिया अपनी कंट्री से। रेबीज, डेंगू, चिकनगुनिया, ये तो हम देखते हैं इंडिया में काफी ज्यादा प्रेवलेंट है। यूज 2016 में इंडिया ने इसको फ्री मतलब हटा दिया यहाँ से। स्नेक बाइट, इवोनिंग स्नेक बाइट से जो डिजीज होती है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो याद रख सकते इतना सा। अब एनटीडी है ना, वो वर्ल्ड में 1 बिलियन से ज्यादा मतलब 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को इफेक्ट करती है। ठीक है, जबकि 1.6 बिलियन पीपल प्रिवेंटिव केयर के थ्रू उसको रोका जा सकता है। मतलब देखो, आपको पता होगा जो एंटीडीज, लेटिक ट्रॉपिक डिजीज, उनको है ना आप प्रिवेंट कर सकते हो। प्रिवेंटिव मेजर अगर आप सही ले सकते हो, जैसे पोर्टेबल वाटर, आपका सैनिटेशन की फैसिलिटी अच्छी हो, अर्ली स्टेज पे उनको डिटेक्शन हो गया, तो फिर क्या होगा, डायग्नोसिस अच्छे से हो गया, तो आप उसको रोक सकते हो। ठीक है, बेसिक तो प्रिवेंटिव अगर आप उस पर करोगे तो हम डेथ को काफी कम कर सकते हैं। ग्लोबल लेवल पे काफी इनिशिएटिव है, जैसे ग्लोबल एनटीडी एनुअल रिपोर्टिंग फॉर्म। यहाँ पे क्या होता है, एनुअली आप ये देखते हैं कंट्रीज 2023 में WHO ने इंट्रोड्यूस किया कि भाई रिपोर्ट किया जाता है कि अच्छा यहाँ पे इस कंट्री में इतनी डिजीज हुई है, तो ये सब कुछ होता है। इसके साथ ही किगाली डिक्लेरेशन ऑफ एंटिटीज 2022 में हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से रिलेटेड है ये, तो क्रॉस सेक्टर कोलैबोरेशन वगैरह है। इंडिया में हमने इस रिलेटेड इस फील्ड में क्या किया है, तो हमने एक प्रोग्राम चलाया, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, तो इससे डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब कुछ कालाजार को रोकने के लिए हम एफर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, किस पर, जो केस 9 जिसे बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, एवरी ईयर न्यूज में रहता है। ठीक है, क्योंकि इसके फील्ड में कुछ नई नई चीजें होती रहती है। बेसिकली जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, क्रिस्पर है जो, और अभी हुआ क्या है कि सेफ एक्सोकास, ये कुछ प्लेटफॉर्म है, वो साइंटिस्ट ने डेवलप किया है, बेसिकली कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने। ये है क्या, किससे रिलेटेड, बस आपको याद रखना, सेफ एक्सोकास, ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जो क्रिप्सर है उसके अंडर आता है, केस 9 के अंडर आता है। तो जो सेफ एक्सो ये पूछ सकता है आपको एग्जाम में कि भाई जो सेफ एक्सोकास रिसेंटली न्यूज में देखा गया, किससे रिलेटेड है, तो क्रिप्सर 9 जो आपकी टेक्नोलॉजी है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो देखो केस 9 टेक्नोलॉजी से बोलते हैं अपन, ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी करती क्या है, बेसिकली जो प्रोटीन 9 है आपका हमारी बॉडी के अंदर, उसमें एडिटिंग करती है बेसिकली। दैट्स व्हाई इसका नाम क्या पड़ा है जो केस 9 पड़ा है इसका नाम। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, जो डीएनए हमारा, उसमें क्या होता है, उसके जो कुछ जेनेटिक कोड है उसको क्या ये चेंज कर देता है।
ठीक है। आपको देखो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए की स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पाए जाते थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसाइनिन, ये जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर दिया, जैसे यहाँ से कट करके यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह कर दिया। तो अब क्या होगा, अब डिजाइन देखो, ये जैसे मैंने कट एंड पेस्ट, समझ में आया? तो ये कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म द डीएनए स्ट्रैंड्स का, तो ये होता है। अब इसका फायदा क्या है, देखो आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो इसको। देखो इसको ह्यूमन एम्ब्रियो में यूज कर सकते हो, जैसे किसी पेरेंट का, मतलब सपोज करिए पेरेंट्स का क्या है, उनमें ये जनरेशनल डिजीज है कोई, ठीक है, जैसे उनको सुनाई कम देता है मान लीजिए, ठीक है, उनके जनरेशन में ये दिक्कत है, मतलब उनके जीन डीएनए में डिजीज घुस गई है। तो होगा क्या, तो मतलब जो एम्ब्रियो होगा उसको क्या होगा, जो उसका डीएनए स्ट्रक्चर उसमें ऐसे ये क्या साइंटिस्ट ऐसे कर देंगे उसको, जो डिफेक्ट आ रखा है यहाँ पे, सपोज करो इस जगह पे आ रखा है डीएनए के अंदर, तो वहां से इसको कट करेंगे, कुछ जो डिजायर्ड चीज है, अच्छे सुनने या कुछ और अच्छी चीज, वो इसके अंदर डीएनए के थ्रू डाल सकते हैं, तो अपने जो क्या बोल सकते हैं डिजायर्ड रिजल्ट यहाँ से ला सकते हैं। इसके साथ ही जीएम क्रॉप्स में भी हेल्पफुल होता है काफी ज्यादा। और सिकल सेल डिजीज है, उसमें क्या होता है, उसको इसके थ्रू ट्रीट किया जा सकता है आपके, ठीक है। और Cas9 प्रोटीन जैसे मैंने बता ही दिया, तो आप इतना सा याद रख सकते हैं। तो Cas9 जो टेक्नोलॉजी बहुत यूज में रहती है, एवरी ईयर यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ते हैं। अब डीप टेक स्टार्टअप्स इतना कुछ है नहीं इतना इंपॉर्टेंट। डीप टेक क्या मतलब, वही जो टेक्नोलॉजी डीप टेक्नोलॉजी में रिसर्च वगैरह करते हैं, जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे एआई में हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन में, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। इससे क्वेश्चन ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम से पूछा गया है। तो अगर जब नेक्स्ट टाइम जब हमारा आएगा तो उसमें अच्छे से हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में, इनका डिफरेंस वगैरह। तो अभी ऐसे है नहीं, तो नेक्स्ट जो मंथ की मैगजीन होगी, आई एम वेरी श्योर कि वहाँ इनके बारे में दिया जाएगा, तो हम उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उनका यूज करके ये नोवेल सॉल्यूशन निकालते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बेसिकली। तो अग्निकुल एक स्टार्टअप है, गैलेक्सी आई है, सेरोम आई है, तो ये सब कुछ ये इसे डीप टेक स्टार्टअप्स हैं, और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से। अब अल्फा फोल्ड 3 ये क्या है बेसिकली, इसका नाम याद रखना अपने काम का। ये नया एआई मॉडल है, किसने लॉन्च किया, गूगल डीप माइंड और एसोफॉर्मिक लैब्स ने इसको लॉन्च किया है, डेवलप किया है। तो ये काम क्या करता है, अल्फा फोल्ड न्यू एआई मॉडल है। इसका काम है कि ये जो प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, लिगेंड्स, इनको क्या, इनकी जो स्ट्रक्चर है उसको पहले ही प्रेडिक्ट कर सकता है, समझ गया। तो अब पहले ही बता सकता है कि भाई इसका क्या होने वाला है, ठीक है। तो उससे क्या हो सकता है, एक्यूरेसी अच्छे से मेंटेन की जा सकती है। तो ये सब जो भी सारे लाइफ मॉलिक्यूल्स हैं, इवन प्लांट्स, एनिमल, सारे जो भी होते हैं उन पे अप्लाई किया जा सकता है। तो अल्फा मॉडल क्या इससे रिलेटेड है कि ये जो एक तो एआई मॉडल अल्फा मॉडल, अगर बात पूछने न्यूज में है किससे रिलेटेड, तो एआई मॉडल है जो आपका प्रोटीन, डीएनए, आरएनए इनसे रिलेटेड क्या प्रेडिक्ट स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकता है पहले ही। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, ये सारे लाइफ मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई होता है। तो अगर ऑल वहां पे पूछ ले ऑल लाइफ मॉलिक्यूल्स, तो स्टेटमेंट एक्सट्रीम नहीं होगा, ये फैक्चुअल है, फैक्चुअल ट्रू है। इसके साथ ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को फूड सेफ्टी में कैसे यूज कर सकते हैं, इससे रिलेटेड एक न्यूज है छोटी सी। तो देखो जो वन हेल्थ अप्रोच है, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ कहीं पे, हाँ आगे आगे इसमें दिया रखिए अपना उसमें, ठीक है। वन हेल्थ अप्रोच में क्या होता है कि हम है ना पीपल, एनिमल्स, इकोसिस्टम तीनों को एक साथ उनको सिंक्रोनाइज वे में उसका ध्यान रखते हैं। जैसे सपोज करो किसी चीज को, डिजीज को दूर करना है, तो हम है ना अब बस ह्यूमंस के बारे में नहीं सोचेंगे कि इनका काम हो गया बस खत्म, हम ये भी सोचेंगे उसका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है, एनिमल्स के ऊपर क्या इफेक्ट है। जैसे जूनोटिक डिजीज है जो एनिमल से क्या होती है ह्यूमंस में आती है, तो उससे एनवायरनमेंट, ह्यूमन सब पे इफेक्ट पड़ता है ना। तो उसका एक आपको बोलते हैं कंप्रिहेंसिव कलेक्टिव जो होता है अप्रोच, वो होता है वन हेल्थ अप्रोच। तो उसके अंडर चीजें होने वाली है। अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कुछ है जो इससे फूड सिस्टम में इंप्रूव हो सकता है। जैसे एनिमल हेल्थ से रिलेटेड एक पॉलीमर्स चेन रिएक्शन नाम का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, जिसे डिजीज को असर डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही सोलर एंड वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड्स एक टेक्नोलॉजी है जो सॉइल की हेल्थ और सॉइल का इरोजन कितना हो रहा है वो बता सकता है।
इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, फूड सेफ्टी कंट्रोल। अब इतना देखो आप टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली क्या क्या याद रख सकते हो, बट ये है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का फूड सेफ्टी में यूज किया जा सकता है। तो अगर मेंस में किसी आपको आंसर लिखना हो तो आप इसमें लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं इतना सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये रेगुलेशन फूड सेफ्टी फसाई ने बनाई है जो भी है, तो ये तो पता ही है, इसमें कोई बड़ा है नहीं इतना, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। ग्लोबल लेवल पे क्या इनिशिएटिव है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक एटम फॉर फूड, ये इनिशिएटिव काफी इंपॉर्टेंट है। एफआईओ और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, वो दोनों का कलेक्टिव ये आपका है। जो एटम से याद रखते हैं एटॉमिक, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वाला है, और फूड मतलब एफआईओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो यूएनए के अंदर आता है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते टॉपिक पे, वो है आपका दक्ष प्रोजेक्ट। दक्ष प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? इसमें होता क्या है कि ये बेसिकली दो स्पेस टेलीस्कोप्स, जैसे हर्बल टेलीस्कोप, हर्बल आपका जो टेलीस्कोप है जो स्पेस से चीजें जिसको एग्जामिन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड है। तो दक्ष प्रोजेक्ट दो आपकी हाई एनर्जी स्पेस टेलीस्कोप बनाने की प्रोजेक्ट है, बस इतना सा याद रख सकते हैं। एटोसेट क्या है? एटोसेट इंटा का मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी सिस्टम है, जिसमें आप एक्सरे, ऑप्टिकल, यूवी इन सबको आप क्या कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, ठीक है, स्टडी कर सकते हो। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक तृष्णा प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? ये इसरो और जो फ्रांस की एजेंसी है, ठीक है, CNES, वो उन दोनों का आपका कोलैबोरेशन है एक सैटेलाइट लॉन्च करने में। बेसिकली जो आपका सरफेस टेम्परेचर है और वाटर मैनेजमेंट से ग्लोबल रीजनल लेवल पे लॉन्च करने की बात हो रही है। तो मतलब जैसे हमारी इसरो है और फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है, वो दोनों मिलके एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, ठीक है। बेसिकली वो करेंगे, काम क्या है, वो सरफेस टेम्परेचर जो अर्थ पे ग्लोबल, जैसे सपोज करिए ये हमारा मतलब अर्थ है, ठीक है, सपोज करिए ये अर्थ है, इक्वेटर है, हमारा कंट्री इंडिया यहाँ पे आता है लगभग, ठीक है, मतलब छोटा है काफी, बट इधर से तो होता क्या है बेसिकली, इसका काम क्या होगा तृष्णा का, ये जैसे माली अंटार्कटिका है, ये बड़ा लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे इसका सरफेस टेम्परेचर क्या है, तो ये पता करेगा। वाटर मैनेजमेंट, ऑब्वियसली यहाँ पे तो बर्फ जमी रहती है मौसम टाइम, फिर भी अगर वाटर का कुछ हो रहा है तो, या कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो रीजनल लेवल पे भी ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है इमेजिंग के थ्रू। तो इतना सा याद रखना आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अर्थ केयर मिशन किससे रिलेटेड है? बस इतना से आपको पता होना चाहिए कि ये आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा, जापान की स्पेस एजेंसी का मिक्स्ड ज्वाइंट वेंचर है, जिसमें काम क्या है कि एक ये सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। इसके थ्रू करेंगे क्या, ये देखेंगे क्लाउड, एरोसोल, रेडिएशन, इनका क्या रोल है अर्थ की हीट बजट में, अर्थ के रेडिएशन में, बस। और क्लाइमेट चेंज की वजह से वो क्या इफेक्ट हो रहा है क्या। तो जो क्लाउड्स, जैसे आपको पता होगा क्लाउड्स क्या करते हैं, जैसे मान ली क्लाउड है, यहाँ से अर्थ से जो रेडिएशन निकले तो ये क्लाउड से टकरा के वापस आ जाते हैं पृथ्वी पर। और अगर मतलब सन से कोई रेडिएशन निकल रहा है, सन से यूवी रेज आ रही है या कुछ भी रेज आ रही है, तो वो सनलाइट यहाँ से टकरा के वापस स्पेस की हो जा सकती है। तो दैट इज समथिंग। तो एरोसोल का भी ऐसे ही होता है रेडिएशन का। तो इनका क्या रोल है बेसिकली रेडिएशन चीज में और रेडिएशन बैलेंस में, और क्लाइमेट, इससे क्या क्लाइमेट के बाद इसका क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। इसके साथ एक सिम्बोटिक सिस्टम नाम का कुछ सिस्टम चला है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली। इसमें क्या होता है, दो स्टार सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सिम्बोटिक, ठीक है। जिसमें देखो वाइफ डार एक स्टार होता है, एक होता है रेड जाइंट, दोनों मिलके ये हेल्प करते हैं एक दूसरे की। तो ये देखो मैं आपको स्टार का लाइफ साइकिल दिखाता हूँ कि होता क्या है, वाइफ डार्क और रेड जाइंट। देखो ये रेड जाइंट है यहाँ पे और वाइफ डार्क आपका ये रहा यहाँ पे। तो ये दोनों सिम्बोटिक जब रिलेशन एक दूसरे के साथ आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं सिम्बोटिक रिलेशनशिप सिस्टम। तो देखो सबसे पहले आपका जो होता है स्टार, उसका बर्थ होता है। तो सबसे पहले वो एक बड़ा बहुत गैस होती है, गैस का क्लाउड होता है, नेबुला जिसे बोलते हैं। फिर ग्रेविटेशनल कोलैप्स होता है, तो बहुत ज्यादा ये घूमता है ऐसे, ठीक है, ये घूमता जाता है, प्रोटोस्टार बनता है। फिर एक तरह से ये ऐसे बन जाता है, काफी धीरे धीरे ये और
पास आने लगता है, मतलब देखो ये भी एक्सपेंड है, फिर धीरे धीरे जो आपकी मोर जो डेंस चीजें हैं, मोर मास वाली चीजें वो सेंटर के पास आने लगती है। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इसकी जर्नी स्टार्ट होती है, ये बर्थ मतलब इस यहाँ से बर्थ हो गया इसका, ठीक है। अब जैसे बर्थ के बाद ये दो तरह के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है अलग तरह का, अगर मान लीजिए ये जो गैस का गोला ये बहुत बड़ा है, बहुत ही ज्यादा, तो उससे बनेगा आपका मेसिव स्टार बनेगा, बहुत बड़ा स्टार बनेगा। अगर मान लीजिए जो ये नेबुला है, जो गैस क्लाउड है, छोटे लेवल का है, तो उससे क्या बनेगा, लोअर मीडियम टाइप ऑफ स्टार बनेगा। जैसे हमारा जो सन है वो क्या है कि लोअर मीडियम टाइप ऑफ स्टार है, जबकि जो सीरीज है वो क्या एक बहुत बड़ा स्टार है, मेसिव स्टार है। तो यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। अब ये यहाँ की इसकी यंग एज है, यहाँ पे काम करता है। जैसे अभी हमारा सन है वो इस फेज में, मेन सीक्वेंस में, ठीक है, ये मतलब यंग एज में, ठीक है। तो उसके बाद का जो होता है आपका, जैसे हम पहले उसकी बात करते हैं इसकी मेसिव स्टार की, उसके बाद इसकी ओल्ड एज आती है, तो ये रेड जाइंट में बन जाता है, इसकी एनर्जी खत्म होने लगती है बेसिकली, तो इसका फ्यूल खत्म होने लगता है। फिर उसके बाद ये डेथ की ओर बढ़ जाता है, फिर ये सुपरनोवा में होता है, उसका एक स्टेज होता है। सुपरनोवा में दो तरह की चीजें हो सकती है, एक तो ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होते हैं, ब्लैक होल ऐसे होल्स होते हैं जो लाइट कुछ भी चीज है उसको अपने अंदर खींच लेते हैं, मतलब इतना उनका ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स हो जाता है कि बाई चांस उसका, अगर आप एक डिस्टेंस होती है उसके, अगर आप उसके पास भी चले गए, लाइट भी चले गई तो लाइट को भी सोच लेते हैं, मतलब इतना ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स होता है, कुछ भी किसी को भी अपने अंदर खींच सकते हैं, ठीक है। और दिखता भी नहीं एक तरह से ये, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लैक होता है, आप इसको देख भी नहीं सकते। जो दिखता कैसे है, इसकी जो पेरिफेरी होती है, जहाँ पे लाइट होती है, जहाँ इसको जिस बाउंड्री के बाद ये मतलब ग्रेविटेशन फोर्स का काम नहीं करता है, तो उसको देख के पता चलता है कि अच्छा ये आपका ब्लैक होल है। तो ये है, एक न्यूट्रॉन स्टार होता है, तो दो चीजें बन सकती है, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। अब जो मीडियम स्टार होते हैं उनमें भी एक फेज होता है रेड जाइंट का, जब वो ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं, उनका फ्यूल खत्म होने लगता है, फिर उसके बाद वो डेथ की ओर बढ़ जाते हैं, जिसमें प्लेटिनम नेबुला बनता है, उसके बाद व्हाइट ड्वार्फ। अब यहाँ पे मतलब खत्म होने की कगार पे पूरा, मतलब फिर वो ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है। तो अब देखो ये जो आपका हमने देखा व्हाइट ड्वार्फ, और जब उनका न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो गया, रेड जाइंट जब मतलब उनका फाइनल स्टेज में, अभी खत्म नहीं है, मतलब खत्म होने की कगार पे, तो जब ये दोनों मिल जाते हैं, कोई वाइट, देखो दो स्टार मान लीजिए, दो स्टार मीडियम टाइप के स्टार है, वो मिल गए, एक स्टार मान ली व्हाइट ड्वार्फ स्टेज में और एक रेड जाइंट स्टेज में, तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ आ जाते हैं तो होता क्या है ये क्योंकि फाइनल स्टेज में रेड जाइंट होता है, फिर कूल होने लगता है, धीरे धीरे अपना मटेरियल खो देता है, ग्रेविटेशनल पुल कम होता जाता है। फिर क्या होता है, ये जो होटर आपका जो कॉम्पैक्ट है ड्वार्फ स्टार, उसके अंदर धीरे धीरे उसके चारों डिस्क के फॉर्म में इसे चक्कर लगाने लग जाता है, ठीक है। तो ये है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ है कि इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन में कुछ अमेंडमेंट्स किए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने, ठीक है। ये मीटिंग हुई थी, 77th मीटिंग हुई थी। अब वर्ल्ड इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस हो क्या है, होते क्या है बेसिकली, ये पता होनी चाहिए हमें। तो बेसिकली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क होता है, मतलब कंट्रीज को मानना पड़ता है, जो पार्टीज होती है उनको ये कहना मानना पड़ता है। तो ये बताते क्या है कि क्या क्या कंट्रीज के राइट्स और ऑब्लिगेशन है पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड इवेंट्स जो होती हैं उनसे रिलेटेड, इमरजेंसी जैसे कोविड वगैरह होता, तो उसमें क्या किसका रोल है, क्या ऑब्लिगेशन है, क्या राइट है। तो इसके मेंबर कौन कौन है, जो भी सारे 194 WHO मेंबर स्टेट्स हैं, प्लस दो ऐसे मेंबर्स हैं जो WHO के मेंबर नहीं है बट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के मेंबर हैं, जिनमें आपका लिएचटेन और होलीसी। तो ये दो आप याद रख सकते हैं, अलग से एक्सेप्शन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इसमें भी जो अमेंडमेंट, उसमें ये इसको जो पेंडेमिक इमरजेंसी, उसको कम्युनिकेबल डिजीज मतलब अच्छे से डिफाइन करता है बेसिकली, याद रख सकते इतना सा। आगे बढ़ते हैं। WHO ने लॉन्च किया अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट राउंड, वही सेम, वही असेंबली सेम मीटिंग में हुआ था ये सब कुछ। और हेल्थ फॉर ऑल जो हम ऊपर हमने देखा था, जो मतलब हेल्थ फॉर ऑल में क्या आता है, पीपल आता है, एनिमल आते हैं और इकोसिस्टम आता है, तो तीनों आते हैं। तो एक ये कम्प्रेहेंसिव सिंक्रोनाइज्ड कलेक्टिव अप्रोच है हेल्थ का, ठीक है। तो ये आया कहां से, ये आया था अल्मा माटा डिक्लेरेशन से आया था,
अल्मा माटा WHO की डिक्लेरेशन हुई थी जिसमें प्राइमरी हेल्थ केयर को प्रमोट किया गया था। देखो हेल्थ केयर जनरली 3 टाइप का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो आपके जो ग्रामीण, जो आपके गांव लेवल पे जो होते हैं, विलेज लेवल पे जो होती हैं कुछ छोटे छोटे जो हॉस्पिटल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर से। रमेश, अगर मान लीजिए कुछ टीएट आपके जो सिटीज, बड़ी सिटीज है, जैसे मतलब इतनी भी बड़ी नहीं, जैसे जोधपुर जैसी सिटी हो गई या आपका कानपुर सिटी हो गई, ठीक, यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो जनरल होते हैं सेकेंडरी टियर काइंड ऑफ हॉस्पिटल। और जो 5 स्टार काइंड ऑफ सिटीज होते हैं जैसे मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, तो वहाँ टर्सरी हेल्थ केयर सेक्टर होता है। तो याद रख सकते हैं। तो अल्मा माटर डिक्लेरेशन रिलेटेड आपकी WHO से रिलेटेड है, प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड है, तो ये याद रखना आप, ये काम का है हमारे लिए एग्जाम्स परस्पेक्टिव से। अब बेसिकली इन्वेस्टमेंट राउंड में क्या होता है, WHO क्या करता है, बेसिकली मतलब फंड जुटाता है, बट कि भाई उसे फंक्शन करने के लिए, उसे सब कुछ रेगुलर चीजें करने के लिए, देखने के लिए, तो उसको पैसे तो चाहिए ना। तो पैसे कहाँ से आएंगे, तो पैसे दो तरीके से आते हैं। एक तो होता है जो कंट्रीज जिसके मेंबर्स हैं वो उसको पैसे देते हैं, मतलब कंट्रीब्यूशन देते हैं अपनी GDP का कुछ परसेंट, जबकि कुछ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, दूसरा टाइप होता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि इच्छा से लोग देते हैं पैसा, कोई NGO हो गया जिसके पास या कुछ पैसे वाले हो गए तो वो कंट्रीब्यूशन करते हैं, जबकि मेजर फंडिंग इसी से आती है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से, ठीक है। अभी हेल्थ एंड वेलबींग में 5P का अप्रोच है, प्रोटेक्ट, प्रमोट, प्रोवाइड, प्रोटेक्ट, परफॉर्म एंड पावर। तो ये हेल्थ अप्रोच है, 5 हेल्थ अप्रोच है, ठीक है। ये कुछ एक सेकेंड पीछे लगा क्या, अभी देखते हैं इसको। अब बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस कुछ बनी है, इसके देखो मेंबर कंट्रीज याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया, साउथ कोरिया, US, जापान, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में तो आपको पता 29 के आसपास मेंबर्स हैं। उन्होंने ये लॉन्च की है, बेसिकली किसके लिए की है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, टू ड्रग सप्लाई शॉर्टेज, ठीक है। तो उसको वेक में, जब मतलब देखो आपने अगर देखा होगा जो कोविड-19 हुआ था तो वैक्सीन की काफी कमी थी, तो उसको रिजोल्व करने के लिए इन्होंने ये बेसिकली बनाया है बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। ये बनाया कब है, बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 में बनाया है। तो कंट्रीज जा सकते हैं, जो क्वाड की मेंबर्स हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया को बाहर निकाल दीजिए और साउथ कोरिया को ऐड करिए और यूरोपियन यूनियन को ऐड करिए। तो इंडिया, साउथ कोरिया, US, जापान, जो टेक में काफी आगे साउथ कोरिया, जापान, वो US और यूरोपियन यूनियन। तो ये है। आपको रिकमेंडेड प्रोटीन काफी न्यूज में था, ठीक है। ये आपका IIS है, जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में, ठीक, उन्होंने कुछ किया है इसके बारे में, प्रोडक्शन से प्रोसेस, कुछ नए प्रोसेस निकाला प्रोडक्शन का। तो होते क्या है रिकमेंडेड प्रोटीन्स, बेसिकली ये होते हैं, एक पहले होता है रिकमेंडेड DNA, ठीक है। रिकमेंडेड DNA क्या होता है, मतलब जो DNA स्ट्रैंड, जैसे मैंने बोला डबल स्ट्रैंड की होती है, ठीक है, तो उसको आर्टिफिशियली बना दिया जाता है, ठीक है, DNA स्ट्रैंड को। और वो बनती कैसे, मान ली 2-3 मॉलिक्यूल्स का DNA मैच मिला के उसको एक अलग से बना दिया नया DNA स्ट्रैंड। तो उसके बाद जो उस DNA स्ट्रैंड के मैनिपुलेशन से जो प्रोटीन बनता है, मॉडिफाइड प्रोटीन, उसको बोलते हैं रिकमेंडेड प्रोटीन। बस इतना से याद रख सकते हैं। इसका फायदा क्या है, जो रिकमेंडेड DNA का फायदा है कि आप DNA को इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हो अदर स्पीशीज में और नए जीन्स बना सकते हो। तो इसका फायदा क्या है, रिकमेंडेड प्रोटीन का क्या फायदा है, इससे आप नए वैक्सीन बना सकते हो, एंटीजेंस के लिए, इंसुलिन जो आपको लगता है आपका, ठीक है, शुगर पेशेंट्स को, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना सकते हैं, एंटीबॉडीज, मास प्रोड्यूस्ड, और ये सब कुछ है, ठीक है। इतना काम का नहीं है, बट हाँ याद रख सकते हैं कि इसका फायदा है काफी, तो ठीक है, बस इतना याद रखना है। एप्लीकेशन मैंने बता दिया, प्रोडक्शन ऑफ, जैसे इंसुलिन जैसे बना दिया, वैक्सीन और बना दी, एग्रीकल्चर फील्ड में जेम क्रॉप्स हो गई, और बायो रेमिडिएशन। तो देखो 2 प्रोसेस यहाँ पे आपको याद रखना। बायो रेमिडिएशन क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू जो पोल्यूटेंट्स है वो माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू उनको तोड़ दिया जाता है, ब्रेक किया जाता है टुकड़ों में, तो उसे बोलते हैं बायो रेमिडिएशन। तो उस फील्ड में भी जो रिकमेंडेड प्रोटीन्स उनका यूज हो सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका है जंपिंग जीन्स। ये जंपिंग जीन्स बेसिकली क्या है, इसमें क्या होता है, जो DNA का जो सीक्वेंस है वो
मतलब सीक्वेंस में नहीं चलता, एक के बाद जंप कर लेता है, मतलब एक जगह दूसरी जगह मूव हो जाता है, लोकेशन चेंज कर लेता है जीनोम के अंदर। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये डीएनए स्ट्रैंड होता है, इसे डबल स्टैंडर्ड ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है इसे। ठीक है, तो मान लीजिए ये यहाँ का जो डीएनए स्ट्रैंड है कुछ, वो इसने जंप करके कहीं और सेट कर लिया, इधर उधर ट्रांसफर हो गया, एक्सचेंज हो गया, तो उसको बोलते हैं जंपिंग जीन। तो ये रेप्लिकेट करते हैं एक दूसरे को और कॉपीज बनाते रहते हैं नई लोकेशन पे जाके। इससे क्या होता है, जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं और जीनोम का इवोल्यूशन बढ़ता जाता है। तो जैसे हमने देखा जो कोविड-19 में आपने देखा था कि अलग अलग म्यूटेशंस हो रहे थे, वो किसके वजह से थे, वो बेसिकली जंपिंग जीन की वजह से हो रहे थे। तो जो डीएनए सीक्वेंस है वो इधर उधर हो जाता है, तो दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो गाइस, हमने साइंस इन टेक का जो लेक्चर अच्छे से डिस्कस कर लिया है। सो नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा जून मंथ की मैगजीन का। थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।